हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, उसका एक्चुअल में एज़ पर एक्ट डेफिनेशन क्या है, उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कंसिडरेशन का मीनिंग। तो आम भाषा में अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन क्या होता है, वो है समथिंग इन रिटर्न। इसको हम क्विड प्रो क्यू भी कहते हैं। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या है? अब अगर हम दो पार्टीज़ के बारे में बात करें, जैसे सपोज़ ए एंड बी। ए ने कहा कि मैं अपना जो है हाउस बी को सेल करने के लिए ऑफ़र किया कि मैं अपना हाउस 1 लाख रुपए में तुम्हें देना चाहता हूँ। ऑफ़र कर दिया ए ने बी को। बी ने कहा ठीक है, मुझे ये ऑफ़र मंजूर है, मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा हाउस 1 लाख रुपए में ख़रीद लूँगा। अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा, सबसे पहले ऑफ़र हुआ, बी ने वही सेम ऑफ़र सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्योंकि ए को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और बी को बदले में घर मिल रहा है, दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ इस ट्रांजैक्शन के रिटर्न में मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ अ प्राइस ऑफ प्रॉमिस, यानी जो आपने प्रॉमिस किया है उसके बदले में आपको क्या चीज़ इन रिटर्न मिल रही है, उसको हम सिंपली लॉ की लैंग्वेज में कंसिडरेशन कहते हैं। तो अब आते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन। मतलब क्या है कंसिडरेशन का अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, सबसे पहले जो कंसिडरेशन है, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो सबसे पहली चीज़ वो कहता है कंसिडरेशन कहाँ से आएगी, प्रोमिसर या जो इंसान ऑफ़र कर रहा है। अगर ए ऑफ़र कर रहा है बी को अपना हाउस, तो ए बताएगा कि उसे इन रिटर्न क्या चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, कोई प्रॉमिस चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ ना करने वाली प्रॉमिस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ए की तरफ से आएंगी, ए की डिज़ायर होगी, जो वही कंसिडरेशन कहलाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है सेक्शन में लिखा है, एक्ट में लिखा है, वो है कि कंसिडरेशन कहाँ से आएगी, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर या ऑफरर। दूसरा पॉइंट, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी दूसरी चीज़ लॉ कहता है कि एक तो जब ए कहेगा एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन, चाहे उसका एजेंट वो काम करे, चाहे कोई थर्ड पार्टी वो काम करे, कोई भी इंसान वो काम कर सकता है। मतलब जैसे अगर ए ने कहा कि मैं हाउस सेल करना चाहता हूँ 1 लाख रुपीज़ में, बी ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये टर्म्स एंड कंडीशंस, बी ने हाउस ख़रीद लिया, लेकिन बी के बिहाफ में सी भी पेमेंट कर सकता है, डी भी पेमेंट कर सकता है। पेमेंट 1 लाख की ही होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस बी ही देगा, लेकिन पेमेंट कहीं से भी आ सकती है। यानी जो कंसिडरेशन है उसको फुलफ़िल करना सिर्फ बी का काम नहीं है, कोई भी बी के बिहाफ पे वो काम को फुलफ़िल कर सकता है। तो ये डेफिनेशन में लिखा है। तीसरी चीज़, द promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing। इसमें 3 चीज़ें हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। मतलब कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो कि मैं आज तुम्हें हाउस सेल कर रहा हूँ तो आज मुझे 1 लाख रुपए दे दो। इसमें हो सकता है कि ये कहे कि एक बार तुमने, बी ने मेरे लिए कुछ किया था, मैं डूब रहा था उस टाइम पे, बी ने मुझे बचाया था, इसलिए अब जाके मैं तुम्हारे को 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ जो पास्ट में हुई थी उसका पैसा, उसका कंसिडरेशन, उसका प्रॉमिस, उसका प्राइस आज ए दे रहा है, तो भी वो कंसिडरेशन हुआ। या सेम यही केस कि आज उसने सेल किया हाउस,
आज के आज बी से 1 लाख रुपए मिल गए, प्रेजेंट में सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी कंसिड्रेशन हुआ। या फिर फ्यूचर में कि ए ने कहा कि मैं अपना जो बैग ऑफ वीट है मैं तुम्हारे को 1 महीने बाद दूंगा और बदले में मैं तुमसे 20,000 रुपये 1 महीने बाद ही लूँगा। दोनों चीज़ें, ए का प्रॉमिस भी बी को 1 महीने बाद फुलफ़िल होगा, बी भी पैसे 1 महीने बाद पे करेगा, फ्यूचर में सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो भी वैलिड कंसिडरेशन है। यानी कोई चीज़ पास्ट में कंसिडरेशन हो रही है, कोई प्रेजेंट में हो रही है, कोई फ्यूचर में हो रही है, तीनों टाइम से कंसिडरेशन जो है वो वैलिड ही मानी जाएगी एज़ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट जो डेफिनेशन में लिखा है वो है कि जो कंसिडरेशन है वो कुछ भी हो सकती है, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कोई एक्ट हो सकता है, अब्सटेनेंस हो सकता है या प्रॉमिस हो सकता है, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। अब एक्ट का मतलब क्या है, यानी कुछ भी आपने किया, यानी जैसे ए ने बी को हाउस दिया, बी ने 20,000 रुपये दे दिए, वो हो गया एक्ट। कोई कुछ भी काम किया उसके बदले में आपको पैसे मिल गए तो वो कंसिडरेशन हुई। कुछ एब्सटेनेंस भी हो रही है, उसको भी कंसिडरेशन कहते हैं। एब्सटेनेंस मीन्स प्रॉमिसिंग नॉट टू डू समथिंग। ए ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूँगा अगर तुम मुझे 1 साल बाद 1,000 रुपये ज़्यादा दोगे। बी ने बोला ठीक है। इसमें भी केस ना करना, कोई चीज़ को ना करना, वो भी कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई चीज़ कर ही रहे हो तो ही कंसिडरेशन होगा, कि तुम हाउस सेल कर रहे हो, तुम वीट सेल कर रहे हो, तुम स्टेशनरी सेल कर रहे हो, सिर्फ तभी कंसिडरेशन मानी जाएगी। कोई चीज़ ना करना वो भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। देन कोई चीज़ का प्रॉमिस, एक पार्टी ने प्रॉमिस किया कि मैं जो है अपना घर तुम्हारे को 4 साल बाद सेल करूँगा। बी ने कहा ठीक है, जब तुम मुझे हाउस 4 साल बाद सेल करोगे मैं तुम्हारे को 4 साल बाद उसकी पेमेंट कर दूँगा। तो कोई चीज़ की प्रॉमिस करना वो भी कंसिडरेशन है, चाहे अभी कुछ सेल नहीं हो रहा, अभी कुछ एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं मिल रही है, वो प्रॉमिस भी वैलिड कंसिडरेशन होता है। या फिर एक और चीज़, अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, ए ने कहा कि मैं, बी एक बुक लिख रहा था, ए ने कहा मैं तुम्हारी जो भी तुमने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है मैं उसको टाइप कर दूँगा, बदले में तुम मेरे बच्चे को 1 साल के लिए ट्यूशन पढ़ा देना। दोनों ने अग्री कर लिया टर्म्स एंड कंडीशंस को। अब यहाँ पे ना कोई पैसा है ना कोई चीज़ बिक रही है, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, दोनों को इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो प्रॉमिस फुलफ़िल हो रहा है, तो वो भी कंसिडरेशन मानी जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी एक्ट, कुछ भी एब्सटेनेंस या कोई भी प्रॉमिस एक वैलिड कंसिडरेशन होता है। अब आते हैं, जैसे हमने हर चैप्टर में किया है, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए उसके कुछ असेंशियल्स ज़रूरी हैं, उसके बारे में कोई चीज़ें तुम्हारे को पता होनी चाहिए, तभी वो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। कुछ चीज़ें हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ ली, जैसे कि नंबर 1, इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। पहला पॉइंट ही डेफिनेशन का ये था कि कंसिडरेशन प्रॉमिसर या ऑफरर के थ्रू आएगी। अगर एक्स ने कहा है कि मैं तुम्हारे को अपना हाउस सेल करूँगा 2 लाख रुपए में, तो एक्स ने ही बताया है कि कितने रुपए में वो अपना हाउस सेल करेगा, और वाई को वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर अग्री करती हैं, वो एक्सेप्ट करता है, तो वो उतने रुपए उसको वापस कर देगा। तो इस तरीके से उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। अब मान लो एक्स के घर में आग लग गई, ठीक है, एक्स ने हेल्प नहीं मांगी, वाई जाके अपने आप ही बिना एक्स के कहे उसके घर में जो आग लगी थी उसको बुझाने चला गया। अब वाई ये नहीं कह सकता कि मुझे बदले में पैसा चाहिए, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, एक्स ने तो मांगा ही नहीं था, एक्स ने तो नहीं कहा था कि मुझे हेल्प करो। तो इस केस में क्योंकि प्रॉमिसर की डिज़ायर नहीं थी, प्रॉमिसर ने मांगा नहीं था कुछ, फिर भी उसको बेसिकली हेल्प किया गया, तो अब वाई उससे
कोई भी पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि वाई ने वो सर्विस वॉलंटरीली प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि एक्स ने नहीं मांगी थी वो चीज़। तो जब ऑफरर मांगेगा उसको वो चीज़ मिलेगी तो ही वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। दूसरा, इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन के लिए, जैसे एक्सेप्टेंस में हमने करा था कि प्रॉमिसी ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बिहार पे कोई और पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऑफ़र को। लेकिन कंसिडरेशन के केस में प्रॉमिसी या कोई भी और इंसान कंसिडरेशन पे कर सकता है, उस प्रॉमिस को फुलफ़िल कर सकता है। तो फिर ऑफरर ये नहीं कहेगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था ये काम करने के लिए, मैंने तो तुम्हें हाउस बेचा था, पैसे मुझे सी क्यों दे रहा है। नहीं, पैसे बी के अलावा सी या डी कोई भी थर्ड पार्टी दे सकती है। प्रॉमिस फुलफ़िल कौन करता है ये कंसिडरेशन में देखा नहीं जाता। तो वैलिड कंसिडरेशन चाहे प्रॉमिस ही फुलफ़िल करे चाहे कोई और पर्सन फुलफ़िल करे, दोनों ही केस में सही है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल है, जो केस है, वो है चिन्नैया वर्सेस रमैया केस। एक ओल्ड लेडी थी जिसने क्या किया, एक गिफ्ट डीड बनाई। उस गिफ्ट डीड में उसने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो अपनी डॉटर के नाम की, जिसका नाम था रमैया। यहाँ पे हम आर लिख देते हैं। ठीक है, आर के नाम पे ए ने अपनी प्रॉपर्टी नाम पे कर दी। लेकिन उस प्रॉपर्टी के साथ उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी। ए ने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारे को कुछ अमाउंट एनुअली अपने मैटरनल अंकल यानी अपने मामा जी को देना पड़ेगा। उसके मैटरनल अंकल का नाम था चिन्नैया सी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ए ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर के नाम की और उसमें लिखा कि तुम एन्युटी प्रोवाइड करोगे अपने मैटरनल अंकल को। आर ने कहा ठीक है, आर ने एक्सेप्ट कर लिया टर्म्स एंड कंडीशंस को। आर ने इनफैक्ट रिटन में ये लिख के दिया कि मुझे मंजूर है ये टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी आ जाएगी तो मैं उसके बाद इतनी अमाउंट अपने मैटरनल अंकल को एनुअली पे किया करूँगी। जब सब कुछ हो गया, जब प्रॉपर्टी आर के नाम पे आ गई, तो आर ने ये प्रॉमिस फुलफ़िल करने से मना कर दिया। आर ने रीज़न क्या दिया, आर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था, मैंने ऑफ़र किया था कि अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाती है तो मैं तुम्हारे को इतने रुपए एनुअली दिया करूँगी। ये आर ने सी को कहा था। लेकिन आर ने कहा सी तो मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहा था। इस केस में आर ऑफरर था, सी प्रॉमिसी था। तो आर ने कहा कि तुम प्रॉमिसी थे लेकिन मुझे कंसिडरेशन तो तुम्हारे से कुछ भी नहीं आ रही है। तो जब मुझे कंसिडरेशन नहीं आ रही, जब मुझे इन रिटर्न तुम्हारे से कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर मैं तुम्हारे को, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे को पेमेंट नहीं करूँगी, एनुअली मैं तुम्हारे को कुछ नहीं दूँगी। तो सी ने क्या किया, सी ने केस कर दिया, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस। सी ने जब कोर्ट में कहा कि ये सिनेरियो था, ऐसा हुआ, तो कोर्ट ने डिसाइड किया, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था कंसिडरेशन प्रॉमिसी या किसी भी और पर्सन से मिल सकती है, जो कि इस केस में सी तो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन ओल्ड लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी एक आर को दी है। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि प्रॉमिसी या किसी और पर्सन से कंसिडरेशन आ सकती है। इस केस में सी से कंसिडरेशन नहीं मिल रही, ए से कंसिडरेशन मिल रही है, तो इसीलिए ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन है। इसीलिए सी जो है वो केस जीत गया और आर को एन्युटी देनी पड़ी। तो अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉमिसी ही कंसिडरेशन दे, कोई और पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। और अगर दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करती है कह के कि तुमने कंसिडरेशन नहीं की है, तो वो दूसरा पर्सन केस भी कर सकता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्यों कहा है हमने, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज़ थी, सबसे पहले ए और आर। ठीक है,
सी का तो कोई, सी के थ्रू तो पैसा जा ही नहीं रहा था, सी के थ्रू तो कंसिडरेशन जा ही नहीं रही थी, इसलिए सी स्ट्रेंजर था कंसिडरेशन के लिए। सी क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कंसिडरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, उसे सिर्फ पैसे मिलने थे, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कहते हैं। और ये भी वैलिड होता है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो है वो केस भी कर सकता है, भले ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो भी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंसिडरेशन जो है पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकता है। ऐसे ही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर सपोज़ पहले कोई एक काम किया गया था, जैसे सपोज़ बी ने एक बार ए के घर को फायर से बचाया था और अब ए उसको पे बैक करना चाहता है, ए उसको कैश में कुछ रिवॉर्ड देना चाहता है, तो अगेन पास्ट कंसिडरेशन है, वैलिड कंसिडरेशन है। प्रेजेंट कंसिडरेशन जैसे कैश सेल्स होती हैं कि तुम मेरे को अभी पैसे दोगे, मैं तुम्हारे को इतनी स्टेशनरी दे दूँगी, तो ये है प्रेजेंट कंसिडरेशन। देन होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब प्रॉमिस जो कि बाद में फुलफ़िल किया जाएगा। जैसे एक्स ने कहा कि मैं 100 क्विंटल ऑफ राइस वाई को दूंगा, लेकिन कब? आफ्टर अ मंथ। वाई ने कहा मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि जब मेरे पास जो है राइस पहुँच जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी राइस की, तब मैं तुम्हारे को पेमेंट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए हो रही हैं, फ्यूचर का प्रॉमिस किया गया है, तो ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है। नेक्स्ट, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे थे कि जो ऑफ़र है वो एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें प्रॉपर अमाउंट लिखी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी वही होना चाहिए। लेकिन कंसिडरेशन में ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट एडिक्वेट हो। मतलब क्या है उसका? सपोज़ ए की कार 80,000 की थी, लेकिन उसने बी को 5,000 में सेल कर दी। ऑफ़र किया ए ने कि मैं अपनी कार 5,000 में सेल करना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है, मैं अपनी कार 5,000, मैं तुम्हारी कार 5,000 में ख़रीदने के लिए रेडी हूँ। अब उसके बाद ना बी ना ए मुकर नहीं सकते, वो ये नहीं कह सकते, दोनों में से कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये क्या 80,000 की कार 5,000 में, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़र्क है, कुछ लोचा है, इसलिए हम इस अमाउंट की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो क्योंकि कंसिडरेशन बहुत कम है, ठीक है, पैसा बहुत कम है, तो या फिर ऐसे ही सेम एग्जांपल अगर हम घर की लें कि घर जो था वो 1 करोड़ का था, लेकिन ए ने बी को 1 लाख में देने का ऑफ़र किया, बी मान गया, ठीक है। बाद में बी ये नहीं कह सकता कि तुमने 1 लाख में मुझे घर दिया, या ए ये नहीं कह सकता कि मैं गलती से 1 करोड़ को 1 ज़ीरो जो था मैं एक्स्ट्रा लगानी भूल गया था, या 2 ज़ीरो मैं लगानी भूल गया था, इसीलिए जो है ऑफ़र गलत चला गया। तो ये अब ऐसी कोई चीज़ आप नहीं बोल सकते, सिर्फ अमाउंट के बेसिस पे कि अमाउंट एडिक्वेट नहीं थी, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ये गलती से हो गया, तो ये चीज़ अब नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट में ये कह देता है कि मुझे धोखे से 80,000 की चीज़ को 5,000 में बेचने के लिए बी ने बोला था, अगर वो फ्रॉड किया गया था ए के साथ, या डरा धमका के उससे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया गया था, अगर ये प्रूफ दे देता है ए, तो उस केस में अगेन कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। वो हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे कि फ्रॉड कैसे होता है या डोमिनेट कैसे कर दे सकती है दूसरी पार्टी। लेकिन सिर्फ अमाउंट के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि 80,000 की चीज़ मैं 5,000 में कैसे बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप में गलत है, इसीलिए मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। सिर्फ अमाउंट के बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते। आप 80,000 की चीज़ 2 रुपये में भी बेच रहे हो तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। 80,000 की चीज़ आप 1 करोड़ में बेच रहे हो तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। जब हम कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं। मतलब अगर ए ने कहा कि मैं तुम्हारी डेड वाइफ को अलाइव कर दूंगा
बदले में तुम मुझे 2 लाख रुपए दे देना। अब अगर एक्चुअल में देखा जाए ऑन द फेस ऑफ इट, बी को फ़ायदा है, उसकी वाइफ अलाइव हो रही है, ए को फ़ायदा है, उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, दोनों को समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, तो हम कह देंगे कंसिडरेशन है। बट नहीं, आप किसी डेड पर्सन को ज़िंदा नहीं कर सकते, वो फिज़िकली इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो कंसिडरेशन रियल नहीं मानी जाएगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो लीगली इम्पॉसिबल हो, या कोई ऐसी चीज़ जो वेग हो। वेग मतलब ए ने कहा तुम मुझे कुछ अमाउंट दे देना, बदले में मैं तुम्हें कुछ स्टेशनरी दे दूँगा। वो कुछ का मतलब क्या है? वो वैल्यू तो तुमने बताई ही नहीं कि कितनी स्टेशनरी, कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टेशनरी दोगे, और बी तुम्हारे को कितना अमाउंट ऑफ मनी देगा, तुमने ये चीज़ें नहीं लिखी। ये वेग कॉन्ट्रैक्ट है, वेग कंसिडरेशन है, तो ये भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। तुम्हें लिखना पड़ेगा इतनी अमाउंट दोगे तुम, इतनी क्वांटिटी में सेल करूँगा। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अब ये नहीं है कि ये कह दे कि मैं तुम्हारे को ड्रग्स दूंगा, बदले में तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दे देना। अब ड्रग्स सेल करना ये इल्लीगल है, तो चाहे दोनों को इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिल रहा है, बट स्टिल ये जो कंसिडरेशन है ये अनलॉफुल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फॉरबिडन बाय लॉ है। या फिर कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेते हो जिसमें लॉ की प्रोविज़न डिफीट होती है। जैसे ए ने बी पे केस किया, ठीक है, बी ने सी को कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे एज अ विटनेस आ जाना, ठीक है। सी को सम्मन पहुंचा कि तुम्हें एज अ विटनेस आना है। बी ने कहा कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे को पैसे भी दूंगा। सी एज अ विटनेस आ गया, ठीक है, लेकिन बी ने उसको पैसे नहीं दिए। सी ने केस कर दिया कि मैं एज अ विटनेस पहुंचा था, बी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अगर एज अ विटनेस पहुंचोगे तो मैं तुम्हारे को पैसे दूंगा। अब क्योंकि प्रॉमिस था ये, बी ने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया, तो इसीलिए मुझे जो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हम दोनों में, कंसिडरेशन का प्रॉमिस उसने फुलफ़िल नहीं किया है, इसीलिए मुझे अब जस्टिस चाहिए। तो इस केस में सी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम्हें सम्मन पहुंचता है तो वो तुम्हारी ड्यूटी है। वो लॉ कहता है तुम्हारे को वहाँ पे कोर्ट में पहुँचना ज़रूरी है। किसी के पैसे लेके तुम पहुँचोगे ऐसा नहीं कर सकते, तो वो तो लॉ का पर्पस ही डिफीट हो गया। तो उस केस में अगेन कंसिडरेशन जो है, ये जो बी ने प्रॉमिस किया था वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। या कुछ फ्रॉडुलेंट हो, ठीक है, कुछ धोखे से, कुछ फ्रॉड से अगर बी सी को कुछ दे रहा है, अगेन वो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। अगर इन चीज़ों में, कंसिडरेशन में किसी भी पर्सन की इंजरी या किसी प्रॉपर्टी पे इंजरी जो है वो बनती है, वो इन्वॉल्व होती है, तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। ए कहता है मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम सी की बिल्डिंग तोड़ देना। बी कहता है ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, बी को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ए को फ़ायदा क्या हो रहा है कि सी की बिल्डिंग टूट रही है। तो अगेन क्योंकि किसी प्रॉपर्टी में को नुकसान हो रहा है, तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। अगर कोर्ट को लगता है कि ये चीज़ इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो इन दैट केस ऑल्सो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैसे? अगर तुम पुलिस वाले को जाके कहते हो कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर तुम ये एफआईआर लिख दोगे, अब पुलिस वाले को पैसा मिल रहा है और तुम्हारी एफआईआर लिखी जा रही है, तो ये दोनों को समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पुलिस वाले का काम है एफआईआर लिखना, ठीक है, उसके लिए उसको तुमसे पैसे नहीं चाहिए, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा, तो इसीलिए वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। देन इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे, अब पुलिस वाले का काम है वो चीज़ करना, ठीक है, तो अगर उसका काम है एफआईआर दर्ज करवाना, तो वो तुमसे उस काम करने के लिए कुछ रिटर्न में नहीं मांग सकता, क्योंकि उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है वो चीज़ करने की, तो इसीलिए वो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता।
तो ये सब थे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।